हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको पता होगा कि यूपीएससी मेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जैसा कि 22 अगस्त जो आज है, 22 अगस्त को जीएस पेपर 1 और जीएस 2 दोनों का पेपर हो गया है। तो पहले आज हम लोग जो है प्रश्न पत्र 1 देखेंगे समान अध्ययन का कि इसमें यूपीएससी ने कौन-कौन से प्रश्न पूछे हैं, ठीक है? तो जो लोग प्रश्न पत्र केवल देखने आए हैं या प्रश्न पत्र देखना चाह रहे हैं, तो मैं उनको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या-क्या प्रश्न आया है, फिर हम थोड़ा-सा इस पे बात भी करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि प्रश्न पत्र में क्या-क्या पूछा है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो ये जो है पहला प्रश्न आप देखोगे कि मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो मौर्य काल का जो इतिहास रहा है, उसमें अशोक के अभिलेखों के महत्व पर जो है आपको लिखना था। तो इससे संबंधित एक प्रश्न आया, दूसरा ये फिर से इतिहास का है, भारत में औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा पर मैकाले मिनेट के प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है? तो मैकाले मिनेट का प्रभाव क्या था, उसकी विवेचना करना है। फिर तीसरा आपका गांधीवादी आंदोलन का महत्व, उनके द्वारा संगठित जन समूहों में निहित था, मतलब कुल मिला के आपको गांधीवादी आंदोलन और उनके प्रभाव का यहाँ पे स्पष्ट रूप में 150 शब्द में लिखना था, ठीक है? चौथा प्रश्न देखोगे तो फुजिहारा प्रभाव या फुजिवारा प्रभाव क्या है? ठीक है? यहाँ पे अगर इंग्लिश देखना चाहो तो फुजिवारा इफ़ेक्ट, ठीक? ये क्या है? चक्रवात से संबंधित एक इफ़ेक्ट या प्रभाव है, मौसमी घटना है। उसके संबंध में आपको लिखना था 150 शब्द में। अगला प्रश्न आपका टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक, मतलब टुंड्रा प्रदेश के बारे में कुल मिला के आपसे प्रश्न पूछा है। तो मैं एक तरीके से दिखा रहा हूँ आपको कि प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछा है यूपीएससी ने। अगला आपका मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन, मतलब लैंड डिग्ले यहाँ पे लिखा है ना लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ये? तो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पूछा है। आगे अगर आप आओगे तो दक्षिणी एशिया में जल संसाधन के संबंध में प्रश्न पूछा है कि ये एक संपत्ति भी है और विवाद का स्रोत भी है। तो दक्षिण एशिया का मतलब क्या हुआ? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, है ना? तो दक्षिण एशिया के देश जो है, इनमें जो जल संसाधन है, जैसे नदी, ग्लेशियर, तो जल संसाधन संपत्ति भी है और विवाद के कारण भी है। तो ये दोनों हैं, इसके संदर्भ में पूछा था। मैं अभी बताऊँगा क्या-क्या जो है यूपीएससी ने पूछा। एक हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं ताकि आप समझ जाओ कि प्रश्न कहाँ-कहाँ से पूछा है। और कोई अभ्यर्थी केवल प्रश्न देखने आया है, तो वो केवल प्रश्न देख के भी जा सकता है कि प्रश्न कहाँ-कहाँ से आए हैं। अगला प्रश्न है सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद, मतलब सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद पूछा है, ठीक है? ये आपका जो है सामाजिक, ये कह सकते हो इंडियन सोसाइटी, जो हमारा जीएस 1 का सिलेबस में है, उससे संबंधित प्रश्न है, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियाँ, ठीक है? फिर अपंगता को आप किस प्रकार समझते हैं? अपंगता का मतलब दिव्यांगता, ये डिसेबिलिटी यहाँ लिखा हुआ देखो डिसेबिलिटी, ठीक है? तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने और इस विषय पे भारत की जो पॉलिसी है, उनको आपको बताना है। अगला प्रश्न 10वां कि डिजिटल तकनीकी, यहाँ देखो डिजिटल तकनीकी, यहाँ पे अंकी लिखा है, इसको डिजिटल तकनीकी, यहाँ इंग्लिश में देखोगे तो डिजिटल टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, ठीक है? तो इसके संदर्भ में आपसे यूपीएससी ने पूछा है कि सामाजिक सशक्तता को बढ़ावा देती है, मतलब एक तरह से समाज में लोगों को आपस में मजबूत करती है क्या? ये समाज के जो कह सकते हो हाशिए में पड़े लोग हैं, उनको सशक्त बनाया है क्या? तो उसको उदाहरण के साथ समझाने के लिए यूपीएससी ने पूछा है। फिर आगे जो है यहाँ तक तो 150 शब्दों में लिखने के लिए आंसर बोलते हैं। आपको पता होगा कि यूपीएससी 2 तरीके से प्रश्न पूछता है। एक तो आपका 150 शब्दों में, 150 शब्दों में, ठीक है? और दूसरा 250 शब्दों में। और मैंने कल आपको जो है एएसए का पेपर डिस्कशन किया था, तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें केवल आपको कितने शब्द लिखने हैं, 2400, और यहाँ 150 का मतलब हो गया 1500 और ये हो गए 2500, ठीक है? यानी 2500, दोनों को जोड़ोगे तो 4000 शब्द लिखने के लिए आपको किसमें दिया जाता है? मेंस के जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ये 4000 शब्द लगभग लिखने होते हैं आपको। तो ये चुनौती यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि आपको शब्द भी ज़्यादा लिखने हैं, समय उतना ही है। तो यहाँ पे 10 प्रश्न आपको 150 शब्दों में लिखने थे और बाकी 11 से लेकर के 20 तक आपको 250 शब्दों में लिखना है। जैसा कि यहाँ मेंशन भी है, देखो उत्तर 250 शब्दों में दीजिए, है ना? तो ध्यान रखिए कि आपको 10 प्रश्न 150 अंक के लिखने के लिए आते हैं और 10 प्रश्न आपको 250 शब्दों में, मैं अंक बोल रहा हूँ शायद, तो शब्दों में लिखने के लिए आते हैं, ठीक है? तो 150 शब्द और 250 शब्द के ही 2 पैटर्न चलते हैं, जो कि यूपीएससी अभी भी फॉलो कर रहा है, ठीक है? शुरुआत में केवल 200 शब्दों का पैटर्न चलता था, शुरुआत में बिल्कुल, ठीक? तो वो काफ़ी ज़्यादा शब्द हो जाते थे, तो चुनौतियाँ तो थीं बहुत ज़्यादा। ख़ैर, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो विजयनगर वास्तुकला का जो है इस पे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि विजयनगर वास्तुकला अतीत की परंपरा और समकालीन प्रथाओं के सम्मिलन का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको वास्तुकला के बारे में सीधा आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न पूछा है, विजयनगर साम्राज्य का। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन दबाव द्वारा संचालित था। कुल मिला के आपको जो राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हुआ है, यहाँ पे आप जो स्वतंत्रता के उपरांत जो इतिहास है, उससे संदर्भित प्रश्न पूछा है, ठीक है?
तो आधुनिक काल आपको बेहतरीन तरीके से समझना है और आपको अगर सिलेबस पता होगा तो साफ-साफ यूपीएससी ने लिखा है कि कला के रूप आपको प्राचीन से लेकर के वर्तमान तक, मतलब कहने का मतलब आधुनिक काल तक आपको कला के रूप पढ़ने हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में आपको कला के रूप देखने हैं। इसके अलावा केवल आधुनिक काल आता है, ठीक है? मतलब आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न आएँगे और प्लस साथ में आपका क्या आएगा, इसके अलावा आपका विश्व इतिहास भी मेंस में आता है। लेकिन इस बार यूपीएससी ने मेंस में जो है विश्व इतिहास से शायद ही कोई प्रश्न पूछा है। फिर भी देखते हैं हम लोग 13वां प्रश्न अगर देखोगे तो भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया ताकि औपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाया जा सके, टिप्पणी कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे जो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, जो हमारी प्लानिंग कमीशन व्यवस्था चलती थी 5 वर्षीय योजना जो व्यवस्थाएँ चलती थी, उस मॉडल को यहाँ पे समझाना है और औपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय असंतुलनों को मिटाया जा सके, इस पे टिप्पणी करने के लिए बोला गया है, ठीक है? तो इस तरह से ये प्रश्न पूछ रहा है, आप समझ पा रहे होंगे यूपीएससी का दायरा कहाँ-कहाँ है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग, 14 नंबर प्रश्न में देखोगे तो यहाँ पे लू, चिनूक और फ़ौन हवाओं की उनके पाए जाने वाले क्षेत्र, उनकी प्रकृति और जलवायु के प्रभाव के आधार पर तुलना करना है। अभी अगर अब मैंने परसों ही यूपी पीसीएस का जब पेपर डिस्कशन कर रहा था भूगोल का, तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से इन हवाओं के बारे में जो स्थानीय पवन है, यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यूपी पीसीएस में मैंने इस स्थानीय पवनों के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई भी अभ्यर्थी ये लेक्चर देख के जाता है, अगर आपको देखना हो तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है उस वीडियो की, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने बताया था। वहाँ पे हमने जो तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया था कि लू किस तरह की स्थानीय पवन है, चिनूक कैसी है, फ़ौन कैसी है, ऐसे हमने कम से कम 20-25 स्थानीय पवनों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वही प्रश्न यूपीएससी घूम करके फिर से पूछ रहा है, ठीक है? तो आपको समझना होगा कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है? आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे देखोगे तो भारत में जलवायु अनुकूल क्लाइमेट स्मार्ट कृषि और खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में उपग्रह आधारित तकनीकी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मतलब आपको जलवायु आधारित या कह सकते हो क्लाइमेट स्मार्ट कृषि और खाद्य सुरक्षा को हासिल करने उपग्रह की जो तकनीकी है, उसकी भूमिका का विश्लेषण करने के लिए यूपीएससी ने पूछा है। 250 शब्दों में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है वैश्विक व्यापार केंद्र अटलांटिक प्रदेश से, मतलब अटलांटिक प्रदेश आप जानते होंगे जो अफ्रीका और आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच का जो महासागर है, तो वो अटलांटिक प्रदेश आपका कहलाएगा। वहाँ से शिफ्ट होकर के आपको पता होगा कि जो व्यापारिक गतिविधियाँ हैं वो अटलांटिक महासागर में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं, विकसित देश कह लो या डेवलप्ड कंट्री कह लो या उद्योग से ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियाँ उन्हीं देशों में हैं जो अटलांटिक महासागर के तट पे स्थापित हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, वैश्विक व्यापार का केंद्र अटलांटिक प्रदेश से हिंद महासागर या इंडो पैसिफिक प्रदेश की ओर धीरे-धीरे स्थानांतरित यानी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? इस कथन का परीक्षण कीजिए। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि जो अटलांटिक महासागर में जो गतिविधियाँ चलती थी, व्यापारिक गतिविधियाँ, अब वो धीरे-धीरे हिंद और प्रशांत महासागर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो इस कथन का परीक्षण करना है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पष्ट करके बताना है, ठीक है? अब ये सब प्रश्न तभी आप कर पाओगे जब आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे होगे और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो व्यक्ति या जो भी अभ्यर्थी अपने आपको यूट्यूब में या किसी एजुकेटर के भरोसे छोड़ देगा तो वो प्रश्नों से खेल नहीं पाएगा, मतलब प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएगा। आपको समझना ये होगा कि हमें खुद एनालाइज़ करना है कि हमने जो पढ़ा है उससे यूपीएससी किस तरह से प्रश्न बना सकता है और ये कैसे तय होगा, आपको यूपीएससी पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। अब 2026 के अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हो या ये पेपर देख रहे हो तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यूपीएससी मेंटर या यूपीएससी पढ़ाने वाला टीचर, उससे आप बेसिक सीख लो। ऐसा नहीं कि आपको नहीं सीखना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना, उनसे बेसिक सीखिए लेकिन उनको समर्पित ना कीजिए कि वही सब कुछ घोल के पिला देंगे, है ना? बेसिक सीख लिया, उनसे कुछ गाइडेंस ले लिया, उस गाइड का उपयोग अपने पढ़ाई के दौरान कीजिए कि हमें जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो कहाँ पे फ़ोकस करना है ना? तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखोगे, भारत में मानव जन्य भूमि उपयोग परिवर्तनों के प्रमुख कारकों और उनके भौगोलिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। अब आपको पता होगा कि धीरे-धीरे भूमि उपयोग में परिवर्तन हो रहा है, कैसे? यहाँ समझ लेते हैं एक बार कि मानव जन भूमि उपयोग में परिवर्तन का मतलब है आप देखते होंगे कि आज जहाँ आप रह रहे हो उसके आसपास प्लाटिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई या जंगल काट के खेत बन गए। जैसे कई बार होता है ना कि आप 2-3 साल बाहर रहे, 3 साल बाद अपने गाँव लौटे तो गाँव की सड़कों के किनारे या जिस रोड से जा रहे हो उसके आसपास बस्तियाँ बस गई, प्लाटिंग हो गई। तो जिस तरह से भूमि आपको लगता था कि ये खेत था, अब ये जो है प्लाटिंग हो गई यहाँ पे, तो जिस तरह से भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो रहा है तो उसके प्रमुख कारकों और उनके भौगोलिक परिणाम, मतलब उसका परिणाम क्या हो सकता है वो आपको यहाँ पे
विश्लेषण करना है, तो यूपीएससी ने 250 शब्दों में आपको ये प्रश्न पूछा है भूमि उपयोग पर, ठीक है? तो केवल यहाँ प्लॉटिंग का संदर्भ नहीं लेना है, आपको जंगल भी देख सकते हो, जंगल कट रहे हैं, धीरे-धीरे इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि अगर जैसे कोई दिल्ली में रह रहा हो, तो दिल्ली के आउटर में कितनी ज़्यादा प्लॉटिंग या कितनी ज़्यादा जो है बस्तियाँ बस गई हैं, है ना? तो जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है तीव्र तरीके से, तो संसाधन भी कम है और जनसंख्या जिस हिसाब से उस हिसाब से अगर हम ज़मीन या भूमि को नहीं बचाते हैं, तो कृषि संबंधी समस्याएँ, जलवायु परिवर्तन की समस्याएँ ये सब देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है? तो इस तरह से यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा है, तो आपको इसको 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग, आगे प्रश्न क्या है? 18वाँ प्रश्न देखोगे आप ये, ठीक है? 18वाँ प्रश्न, क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है? मतलब कहने का कि जो जाति व्यवस्था है, वो शहरी क्षेत्र में लुप्त हो रही है क्या? अपने उत्तर को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आपको उदाहरण के साथ बताना है, तो सिंपल प्रश्न है, अगर आपने जाति व्यवस्था पढ़ी होगी इंडियन सोसाइटी में, तो आप इसका आंसर बेहतर तरीके से लिख पाओगे, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्न में पूछा क्या है। जब हम लोग लिखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे ही और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे 18वाँ नंबर क्वेश्चन है, इसको लिखने की कोशिश करो पहले 50 शब्द, 100 शब्द, ये जाति व्यवस्था पहले पढ़ लो अच्छे से, ठीक है? कुछ आधुनिक उदाहरण उसके देख लो, करंट के उदाहरण, है ना? फिर उसके हिसाब से आप चीज़ों को तय करो। आगे चलते हैं, समकालीन भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। समकालीन भारत में जो जनसंख्या संक्रमण है, जनसांख्यिकी संक्रमण, ये जनसांख्यिकी संक्रमण आपको पता है मतलब एक तरीके से शिफ्ट हो रही जनसंख्या। कहने का मतलब जो कार्य करने की क्षमता वाली युवा कह सकते हो। जैसे जनसांख्यिकी संक्रमण का यहाँ से मतलब क्या है कि जो युवा था, अब वो धीरे-धीरे क्या कर रहा है, शिफ्ट हो रहा है अपनी एक तरीके से। अब हम कहते हैं ना जनसांख्यिकी लाभांश है हमारे पास, तो युवाओं का जो सबसे ज़्यादा युवा है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा युवा कहाँ पे है? भारत में ही है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि जनसांख्यिकी संक्रमण कैसे शिफ्ट हो रहा है कि जो युवा आज जो दिख रहे हैं आपको, वो लगभग 10, 15, 20 साल बाद वो बूढ़े हो जाएँगे, ठीक है? तो अभी अगर यूज़ नहीं किया तो वो तो मतलब उनकी जो क्षमता थी, जो उनका पावर था, जो हम लोग आर्थिक लाभ ले सकते थे, वो यूज़ नहीं कर पाए, फिर वो बूढ़े होंगे तो उसकी हम बहुत सारी समस्याओं को उनकी जो है देख-रेख के लिए नीतियाँ बनाते रहें। तो वो जो जिस तरह से संक्रमण दिख रहा है आपको, वो लिखना है यहाँ पे, है ना? आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक? तो ये आपको जो है लिखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, तो सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय युवाओं का वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। मतलब ग्लोबलाइज़ेशन का भारतीय युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? सामाजिक स्तर पे, राजनैतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे या फिर सांस्कृतिक स्तर पे? इस आधार पे आपको पूरा प्रश्न लिखना है 250 शब्दों में। तो ये 20 प्रश्न थे, जिसको आपको लिखना था और मैंने कोशिश की समझाने की। अब जो भी अभ्यर्थी अगर सही से समझना चाह रहा है, तो एक बार और अच्छे से देख ले। बाकी मैंने कोशिश की कि आपको प्रश्न बता पाऊँ, समझा पाऊँ, ठीक है? तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ से जो अभ्यर्थी केवल प्रश्न देखने आया था वो जा सकता है, बाकी जो रुकना चाहे कि हम बताना चाह रहे हैं इसमें कि क्या यूपीएससी ने पूछना चाहा है। जैसे यहाँ पे अगर पहला प्रश्न देखोगे तो मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए मतलब मौर्य इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों का महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे सीधा-सीधा अभिलेख के बारे में पूछा है, आर्ट एंड कल्चर का जो है प्रश्न है और अशोक के अभिलेखों के महत्व को आपको बताना है किसके संदर्भ में? मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के संदर्भ में। तो सिंपल क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बताया कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है कि आपको मेहनत करनी पड़े या बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। अगर आपने पढ़ाई की होगी, अशोक के अभिलेखों का महत्व पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिख लोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है भारत में औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा पर मैकाले मिनट के प्रभाव का जो मैकाले मिनट है, उसके प्रभाव का विवेचना करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है? तो औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा में आपको पता होगा कि मैकाले का शिक्षा जगत में और प्रशासन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो उनके मैकाले मिनट के प्रभाव को आपको बताना है, ये भी लिखा हुआ है। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो मैकाले मिनट भी अच्छे से जानते होंगे कि क्या है ये। और औपनिवेशिक प्रशासन यानी कह सकते हो यहाँ पे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, ठीक है? तो औपनिवेशिक प्रशासन और शिक्षा में मैकाले की क्या भूमिका रही है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये 150 शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न पूछ रहा है गांधीवादी आंदोलन का महत्व। गांधीवादी आंदोलन का महत्व उनके द्वारा संगठित जन समूहों में निहित था। कहने का मतलब जो गांधी जी जिस तरह से बोलते थे या जिस तरह से आह्वान करते थे, वो उनके लोगों को प्रभावित करता था, मतलब भारतीय लोगों को प्रभावित करता था। तो जो संगठित लोग थे जनसमूह, उनमें निहित था, मतलब उनमें दिखता था गांधीवादी आंदोलन का जो महत्व है।
ठीक है? तो उसको स्पष्ट करना है। यहाँ पे आपका आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछा है गांधीवादी आंदोलन के संदर्भ में। अब देखिए एक प्रश्न था ये फुजिहारा प्रभाव क्या होता है? और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संचलन और तीव्रता पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझाइए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुजियारा प्रभाव होता क्या है? एक जापानी वैज्ञानिक थे फुजियारा, उसका नाम पूरा मुझे नहीं याद है, लेकिन फुजियारा उन्होंने एक इफ़ेक्ट जो है पकड़ा था, मतलब इफ़ेक्ट एक तरीके से बताया था कि जब 2 चक्रवात किसी केंद्र के लिए आपस में मतलब सामने आते हैं तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब 2 अलग-अलग चक्रवात जब पास आते हैं, ठीक है? पास आते हैं तो वो प्रभाव दिखता है। अब इसमें प्रभाव इस तरह से दिखता है कि उनका मूवमेंट यानी संचलन और तीव्रता यानी इन यहाँ पे लिखा होगा देखो इंटेंसिटी एंड मूवमेंट, ठीक है? तो मूवमेंट यानी संचलन और तीव्रता में उनका प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। तो वो प्रभाव आपको यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा है। ये फुजियारा प्रभाव अक्सर जो है चर्चा में रहता है। अब देखिए यूपीएससी ने ये प्रश्न क्यों पूछा है? आपको पता होगा कि अभी हाल ही में मार्च के आसपास हिंद महासागर में मतलब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर साइड हिंद महासागर में 2 चक्रवात, एक यू-28 वहाँ जो है चक्रवातों के नाम इस तरह से दिए जाते हैं यू-28 एक यू-30 आप जो है सर्च कीजिएगा। ये 2 चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी के तट पे ये कह सकते हो हिंद महासागर के पास इन 2 चक्रवातों में आपस में फुजियारा प्रभाव देखने को मिले था। तो उस संदर्भ में यूपीएससी ने देखो मार्च 2026 की न्यूज़ थी और यूपीएससी ने अभी पूछ लिया। ये काफ़ी जो है पेपर में न्यूज़ में रहा है। ठीक है? अगर आप इसको देखना चाहो तो उस समय के मार्च के आस-पास का न्यूज़ देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? तो ये प्रभाव आपको वहाँ देखने को मिला और यूपीएससी ने इसी को पूछ लिया। तो कहने का मतलब जब भी आप न्यूज़ पढ़ो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है? तो इसकी इसी के संदर्भ में पूछा कि फुजियारा प्रभाव क्या होता है? तो उस समय ये 2 चक्रवात आपस में आए, आपस में आकर के एक केंद्र के चारों ओर घूमने लगते हैं। मतलब एक के पीछे एक चक्रवात घूमने लगता है। तो एक तरीके से डांसिंग जैसा जो है सिस्टम बन जाता है कि एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं ना, तो वो पूरा मूवमेंट अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, ठीक? आगे चलते हैं। ये आई थिंक समझ गए होंगे कि फुजियारा प्रभाव क्या है और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के मूवमेंट और इंटेंसिटी, ठीक है? इंटेंसिटी और संचलन में पड़ने वाले इसके प्रभाव को समझाना है, ठीक है? तो आप अगर लिखना चाहो 150 शब्दों में तो इसको आसानी से लिख सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि फुजियारा प्रभाव है क्या? मैंने कोशिश की है बताने की कि जब 2 चक्रवात आपस में मिलने के लिए या 2 चक्रवात काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं तब ये प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है? आगे 5वाँ नंबर जो प्रश्न है वो क्या है? टुंड्रा प्रदेश पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब टुंड्रा प्रदेश कहाँ होते हैं आप ये बताओ? टुंड्रा प्रदेश वही होंगे ना जो ऊपर होंगे या कह सकते हो पोलर की तरफ, ये ध्रुवों की तरफ जो क्षेत्र होते हैं उन्हीं को बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। तो पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक होते हैं मतलब यहाँ पे आपको हरियाली या कह सकते हो पेड़-पौधे कम दिखेंगे और दिखेंगे भी तो बहुत धीमे उनकी जो है वृद्धि या बहुत धीमे उनके जो है एक तरीके से वृद्धि कह सकते हो या कह सकते हो कि उनमें जो अ, व एक शब्द हम ले सकते हैं यहाँ पे कि जो भी वनस्पतियाँ होंगी वो धीरे-धीरे ही विकसित होती हैं, कुल मिला के ये है। ठीक है? तो टुंड्रा प्रदेश में पारिस्थितिकी दृष्टि से नाजुक होता है, मतलब वहाँ पे आपको पारिस्थितिकी तंत्र व्यवस्था नाजुक दिखती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि आपको पता होगा टुंड्रा प्रदेश में ख़ास करके साइबेरिया वाले क्षेत्र में वहाँ पे प्राकृतिक रूप से बहुत सारा ज़मीनी ऑयल ये कह सकते हो क्रूड ऑयल या कच्चा तेल मौजूद है। बहुत सारे जो है आपके रिसोर्सेज़ खनिज वहाँ पे मिलते हैं। जैसे अलास्का वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत सारा खनिज यूरेनियम है ना? या अन्य अयस्क हैं, वो बहुत ज़्यादा उपलब्ध है। तो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। सिंपल प्रश्न है, कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आप चीज़ें समझ पाओ, ठीक है? तो ये इस तरह से आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी और इसको लिखना पड़ेगा। तो आर्थिक मतलब पारिस्थितिकी रूप से नाज़ुक है लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत है। मैंने आपको 1-2 उदाहरण दिए हैं, बाकी आप और अच्छे से इसको पढ़ोगे या समझोगे तो आप चीज़ों को लिख पाओगे, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे क्या पूछा है यूपीएससी ने? यहाँ देखो मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन में वायु जनित प्रक्रियाओं की भूमिका का विवेचना कीजिए या विवेचन कीजिए, ठीक है? तो मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन में वायु जनित प्रक्रिया यानी जो वायु चलती है, ये वायु के कारण जो भूमि में मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है या किसी क्षेत्र का भूमि अवनयन हो रहा है। भूमि अवनयन का मतलब हो गया लैंड डिग्रेडेशन यानी उस क्षेत्र की उत्पादकता का कम होना। अब ये कैसे होता है? आपको पता होगा जब वायु चलती है तो एक क्षेत्र से बहुत सारे जो है मिट्टी के कण को उठा कर के दूसरे क्षेत्र में ले जाती है। तो मौसलीकरण तो आपको पता होगा कि वायु के कारण धीरे-धीरे बढ़ रहा है मौसलीकरण। लेकिन भूमि अवनयन कैसे होता है? तो इस क्षेत्र में उत्पादकता बहुत होती थी लेकिन वायु के कारण यहाँ के जो अणु हैं, ह्यूमस है वो उठा करके
वायु ने क्या किया, दूसरी तरफ छोड़ दिए या दूसरी तरफ निक्षेपित कर दिए, तो यहाँ की उत्पादकता घट जाएगी। अब चूँकि यहाँ पूरा तो ह्यूमस लेके आया नहीं है, कम लेके आया, पूरा लेके आता तो यहाँ उत्पादकता बढ़ जाती, तो यहाँ भी कम हो गई और इस क्षेत्र में उत्पादकता होगी लेकिन क्या पता कम हो जाए। मतलब कहने का कि यहाँ पे पहले से उत्पादकता थी या नहीं थी मान लो, तो थोड़ी उत्पादकता बढ़ जाएगी लेकिन उसका यूज़ यहाँ खेती हो तब तो यूज़ हो पाएगा। मतलब दूसरी जगह ले गए तो इस जगह खेती हो रही थी तो यहाँ तो उत्पादकता थी। लेकिन वायु के कारण यहाँ की उत्पादकता घटी, जहाँ क्यों क्यों घटी? क्योंकि यहाँ से वायु ने क्या किया, बहुत सारे यहाँ के जो ह्यूमस हैं, यहाँ के जो कण हैं छोटे-छोटे, उनको अपने साथ उड़ा करके दूसरी जगह निक्षेपित किया। तो इस तरह से जो है भूमि की, ये लैंड की उत्पादकता वायु जनित प्रक्रियाओं से कम हो जाती है, ठीक है? तो आप चीज़ें समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। 7वां नंबर क्या बोल रहा है? दक्षिण एशिया में जल संसाधन, संपत्ति और विवाद का स्रोत दोनों हैं। दक्षिण एशिया में जल संसाधन, जो जल संसाधन मैंने अभी ऊपर बताया भी एक बार फिर से, तो यहाँ फिर मैं बता देता हूँ। जल संसाधन का मतलब हो गया नदियाँ या कोई झील हो गई। कई बार होता है ना कि कई, मतलब एक झील कई देशों में फैली होती है। तो जैसे भारतीय संदर्भ में देखोगे या दक्षिण एशिया के संदर्भ में देखोगे तो नदियाँ ही मुख्य हैं, नदियाँ और ग्लेशियर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपको झील ऐसी नहीं दिखती जो 2 देशों में फैली हुई हो। हालाँकि लद्दाख की जो झील है पेंगोंग झील, वो भारत और चाइना में बटी हुई है, लेकिन मुख्यतः नदियाँ और ग्लेशियर ही मेन जल संसाधन है जो दक्षिण एशिया में क्या है, संपत्ति विवाद का स्रोत बना हुआ है। अब चूँकि नदियाँ क्या है, अगर नदियों की बात की जाए तो संपत्ति है, क्योंकि नदियों से क्या हो रहा है, हमें जल मिल रहा है। जल मिल रहा है तो हमारी कृषि उत्पादकता बढ़ रही है, क्योंकि जल नहीं होगा तो कृषि कैसे हो सकती है ना? तो नदियाँ हैं तो जल है और जल है तो कृषि है। और नदियों के अलावा यहाँ संपत्ति के संदर्भ में और क्या ले सकते हैं कि नदियाँ हैं तो हम यहाँ से जल विद्युत पैदा कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारी क्या संपत्ति हो गई, जल विद्युत। लेकिन विवाद क्या है कि आपस में देश लड़ते रहते हैं। जैसे सिंधु नदी के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान आपस में विवाद के घेरे में रहते हैं या विवाद उन पे चलता रहता है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी में भारत और चाइना का विवाद है। तीस्ता नदी में जो बांग्लादेश और भारत का विवाद है। तो इस तरह के विवाद हैं जो संपत्ति को अगर हम लोग समझौते के द्वारा या आपस में बातचीत के द्वारा एक जो है बीच का रास्ता, मध्यस्थ, मतलब एक मध्यम मार्ग निकाल लें, तो आपका ये जो जल है, जल संसाधन है, ये काफ़ी हद तक संपत्ति के रूप में यूज़ हो जाएगा। लेकिन संपत्ति के साथ-साथ ये विवाद का स्रोत भी है। इसको आपको उदाहरण देकर के कथन का परीक्षण करना था। तो मैंने आपको उदाहरण 2-3 बताए, वही 2-3 उदाहरण आप भी लिख सकते थे, है ना? तो इस तरह से प्रश्न पूछा है कि दक्षिण एशिया का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दक्षिण एशिया में कौन-कौन से देश आते हैं बताओ? तो दक्षिण एशिया में हो गया भारत, ठीक है? पाकिस्तान, ठीक? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पाकिस्तान, और इसके बाद आपका बांग्लादेश, फिर चाइना, भूटान। चाइना का जो तिब्बत वाला क्षेत्र है उसको हम दक्षिण एशिया का ही पार्ट मान लेते हैं। तो चाइना, भूटान हो गया, ठीक? नेपाल हो गया। तो इनके बीच जो जल संसाधन है, वो संपत्ति यानी जो है आपका यहाँ पे लिखा होगा एसेट भी है और साथ-साथ क्या है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, यानी विवाद का स्रोत भी है, दोनों है। तो मैंने आपको उदाहरण बताया एक बार, तो आप आई थिंक क्वेश्चन की जो माँग है, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखो सांप्रदायिकता और क्षेत्रीवाद, यहाँ सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियाँ पूछा है। ये सीधा-सीधा आपका इंडियन सोसाइटी से प्रश्न पूछा गया है कि सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बनी हुई है। आप देखते होंगे कि समाज में सांप्रदायिकता कभी-कभी जो है देखने को मिल जाती है, क्षेत्रवाद देखने को मिलता है ना? तो उनकी चुनौतियों के बावजूद अगर आपको ये नहीं पता तो पहले ये पता होना चाहिए कि सांप्रदायिकता क्या है, क्षेत्रवाद क्या है? अगर आपने इंडियन सोसाइटी पढ़ी, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, ठीक है? कि सांप्रदायिकता आपको समझाऊँ, क्षेत्रवाद समझाऊँ, क्योंकि बहुत सरल और कॉमन मतलब शब्द हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तभी आप मेंस का प्रश्न देखने आए हैं, ठीक है? तो सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की जो चुनौतियाँ आपस में मतलब कभी-कभी दिखती हैं और भारतीय समाज में ये कभी-कभी काफ़ी प्रभावी भी हो जाती है। जैसे आज के संदर्भ में देखोगे तो सांप्रदायिकता या कह सकते हो कम्युनलिज़्म आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आपकी जो आज की भारतीय राजनीति है उसमें सांप्रदायिकता का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। ठीक है? तो सांप्रदायिकता दिखती है, उसके बावजूद, उन चुनौतियों के बावजूद भारत में क्या है, विविधता में एकता भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बनी हुई है आज भी। तो इसको टिप्पणी करना मतलब इस पे आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है? तो इस तरह से आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। आप पढ़िए सांप्रदायिकता क्या है,
और क्षेत्रवाद क्या है, सबसे पहले ये पढ़िए। फिर सांप्रदायिकता चुनौतियाँ किस तरह से पैदा करती है वो पढ़िए। और विविधता में एकता क्या है, इसको और इन दोनों को मिला करके आपको 150 शब्दों में आंसर लिखना है, ठीक है? तो आंसर राइटिंग लिखने की जो कला है वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे फिर से यूपीएससी ने अपंगता को किस प्रकार समझते हैं। अब यहाँ अपंगता का मतलब समझ लो दिव्यांगता है यहाँ, क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा है डिसेबिलिटी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपंगता का मतलब दिव्यांगता को आप किस प्रकार समझते हैं। इस विषय में भारत की समावेशी नीतिगत ढांचे की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए का मतलब उदाहरण देकर आपको खुद बताना है, ठीक है? तो सिद्ध कीजिए का मतलब क्या होगा कि आपको उदाहरण दे करके वो उदाहरण बताने। जैसे अब यहाँ पे दिव्यांगता आप समझते होगे कि दिव्यांगता है क्या, उसको लिखना है लगभग 30 शब्द में। फिर इस विषय में भारत की समावेशी नीतिगत ढांचे की आवश्यकता क्या है? तो भारत में आप देखते हो कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो डिसेबिलिटी लोग हैं या कह सकते हो दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए सुगम रास्ते नहीं हैं। मतलब वहाँ पे रैंप नहीं है या लिफ्ट नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में अभी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे दिव्यांगों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। और आपको पता होगा कि भारतीय जनसंख्या में जो दिव्यांग जन हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो 2.2% के आसपास है। मतलब 100 लोगों में लगभग 2 लोग या कह सकते हो 2.5 लोग ऐसे हैं जो कौन है? ये कह सकते हो 1000 लोगों में 22 लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं। तो भारत को अपनी आर्थिक या कह सकते हो अपने देश को विकसित करने के लिए इन दिव्यांग जनों पर भी फ़ोकस करना पड़ेगा। तो उनके लिए नीतियाँ बनानी पड़ेगी, उनके लिए जो व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी। आपको पता होगा कि आरक्षण के माध्यम से भारत सरकार या प्रदेश सरकारें दिव्यांग जन को क्या देती हैं? आरक्षण देती हैं ताकि वो सार्वजनिक नौकरियों में हिस्सा बन पाएँ। तो दिव्यांगजनों को इसीलिए आरक्षण दिया जाता है ताकि नीतिगत ढाँचे या कह सकते हो उनकी जो सरकारों की पॉलिसी होती है उसमें दिव्यांगजन को भी भागीदारी मिल पाए। तो इस तरह से इस प्रश्न में आपको लिखा जा सकता है। तो आई थिंक आप प्रश्न की डिमांड समझ गए होंगे, है ना? आगे चलते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि अंकीय या डिजिटल तकनीकी सामाजिक सशक्तता को बढ़ावा देती है? उदाहरण के साथ समझाइए। मैंने ऊपर भी अभी एक बार बताया था आपको, फिर से बता देता हूँ। डिजिटल तकनीकी में क्या आ जाएगा आपका? कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, है ना? आप देख रहे होंगे कि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। तो डिजिटल तकनीकी सामाजिक सशक्तता को बढ़ावा देती है। तो क्या आप ऐसा सोचते हैं? तो इसमें आपको अपने हिसाब से चीज़ें लिखनी है और ध्यान रहे हमेशा सकारात्मक के साथ। यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो पहले सकारात्मक चीज़ें बताओ, ठीक है? सकारात्मक चीज़ें बताओगे, सकारात्मक मतलब कि हाँ, डिजिटल तकनीकी से बहुत सारे बदलाव हुए हैं समाज में, है ना? समाज में लोगों में एक तरीके से सशक्तिकरण का भाव आया है। जो संवेदनशील वर्ग थे वो आज मजबूत हुए हैं। है ना? और तकनीकी के आने से जो सूचना को भेजने या वहाँ तक पहुँचने में समय लगता था वो हम 1 सेकंड के अंदर भेज लेते हैं। जैसे व्हाट्सएप हो गया ना, ये भारत सरकार की वेबसाइट में, न्यूज़ में। और आजकल तो जो है डिजिटल तकनीकी कह सकते हो ये इस कदर आगे आ गई कि हम एआई के ज़रिए भी चीज़ों को सँभाल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। तो तकनीकी ने सामाजिक सशक्तता को बढ़ावा दिया है, ये तो मतलब निश्चिंत है। मतलब कि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें आपके नकारात्मक प्रभाव क्या है कि लोग आपस या समाज से कट गए हैं। तो ये आपकी नकारात्मकता है। इसके अलावा बहुत सारे सुरक्षा चुनौतियों को इसने जन्म दिया है डिजिटल तकनीकी ने, है ना? तो उदाहरण के साथ इसको लिख सकते हो कि इसमें बहुत सारे सकारात्मक तत्व तो हैं, लेकिन साथ-साथ नकारात्मक तत्व भी हैं। तो आप को ऐसा मतलब सीधा यूपीएससी ने पूछा है कि क्या आप ऐसा सोचते हैं? तो कुल मिला के आपको सकारात्मक के साथ आपको नकारात्मक और फिर साथ में सुझाव भी देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको आंसर लिखोगे तो ये आराम से 150 शब्दों में हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या बोला है? 11 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो विजयनगर वास्तुकला अतीत की परंपराओं और समकालीन प्रथाओं के सम्मिलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो विजयनगर वास्तुकला के बारे में पूछा, ऊपर अगर देखा होगा पहला प्रश्न तो मौर्य काल के संदर्भ में पूछा, अब विजयनगर पूछा। तो इसका मतलब आपको इतिहास जब भी पढ़ना है या कला आर्ट एंड कल्चर या कला एवं संस्कृति पढ़ना हो, तो आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र से। अब जैसे यहाँ पीवाईक्यू आप 2026 का देख रहे हो, लेकिन अगर आप पीछे के 10 सालों के पेपर देख लोगे तो आपको एक अनुभव हो जाएगा कि हमें मेन फ़ोकस कहाँ करना है। ये किस आर्ट एंड कल्चर में किस पार्ट में फ़ोकस करना है, ठीक है? तो विजयनगर वास्तुकला अतीत परंपराओं और समकालीन प्रथाओं के सम्मिलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो वास्तुकला जो विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला है, उसके संदर्भ में यूपीएससी ने सीधा पूछा है। कुछ इसमें ख़ास नहीं, बस ये है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो ही ये चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है? तो परंपरा और समकालीन प्रथाओं के सम्मिलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो परंपराएँ रही हैं कला के क्षेत्र की और समकालीन प्रथाओं में वो चीज़ दिखती है, तो उन दोनों का सम्मिलन विजयनगर वास्तुकला में दिखता है, ठीक है?
बाकी कुछ खास नहीं है, सिंपल है, आप चीज़ें पढ़ोगे तो ही कर पाओगे, ठीक? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय राज्यों का भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन दबाव द्वारा संचालित था, टिप्पणी कीजिए। भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन दबाव द्वारा संचालित था, मतलब कहने का जो भारत आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ भाषाई आधार पे, तो वो किस आधार पे हुआ? जो जन दबाव था नीचे की तरफ से, वो भारत सरकार पे पड़ा और उसके कारण कई सारे राज्य भाषाई आधार पर पुनर्गठित हुए। उस पे टिप्पणी लिखनी है 250 शब्दों में। कुल मिला के आपको यहाँ पे श्रीधर कमेटी के बारे में, फजल अली आयोग के बारे में, उनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, मतलब जो हमने प्लानिंग का मिशन अपनाया, जो पंचवर्षीय योजना अपनाया, वो उसी की बात कर रहा है, ठीक है? ताकि औपनिवेशिक शासन द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय असंतुलनों को मिटाया जा सके। मतलब कि जो ब्रिटिश, ये कह सकते हो, जो औपनिवेशिक शासन यहाँ पर छोड़ के गए थे, आपस में राजाओं को लड़वाने की जो फूट वाली तकनीक थी, वो छोड़ कर के गए। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा विकास किया, कुछ क्षेत्रों में जो है कम विकास किया, तो बहुत सारे असंतुलन थे। तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का जो मॉडल था, पंचवर्षीय योजना अपनाया था, ताकि हम उन क्षेत्रों पे भी फोकस कर सकें जो कमज़ोर हैं या पिछड़े रह गए हैं, है ना? तो इस तरह से यूपीएससी ने इस प्रश्न को पूछा है, ठीक? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसको आपको लिखना था। लू चिन्हों का फ़ौन हवाओं की और उनके पाए जाने वाले क्षेत्र और उनकी प्रकृति और जलवायु प्रभाव के आधार पर तुलना करना है। तो लू आपको पता होगा कैसी है, गर्म, शुष्क। चिनूक कैसी है, चिनूक कहाँ चलती है बताओ? और फ़ौन कहाँ चलती है? तो ये यूरोप वाले क्षेत्र में चलती है और ये आई थिंक ठंडी और शुष्क हवा है। और चिनूक आपकी कैसी है? ये भी कैसी है? गर्म और शुष्क हवा है चिनूक, जो कहाँ चलती है? उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में। एक बार और कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक? कि ये जो है कहाँ चलती है और इन हवाओं की विशेषताएँ क्या हैं? तो वही पूछ रहा है, उनके पाए जाने वाले क्षेत्र, तो मैंने जैसे बताया लू कहाँ चलती है? भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। चिनूक आपका उत्तरी अमेरिका में, या कह सकते हो रॉकी पर्वत से नीचे उतरती है। फ़ौन आपका आल्प्स पर्वत यूरोप में, फ्रांस और इटली के आसपास, है ना? उनके पाए जाने वाले क्षेत्र, उनकी प्रकृति और जलवायु प्रभावों के आधार पर तुलना कीजिए। जैसे फ़ौन हवा जो है आई थिंक अंगूर की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। फ़ौन हवा या कोई दू मिस्ट्रल होती है शायद, फ़ौन हवा किसी और के लिए महत्वपूर्ण होगी, लेकिन इनकी विशेषताएँ आपको पढ़ने को मिलेगी जब आप इनको अच्छे से समझोगे। तो भूगोल वाले चैप्टर में जाकर के स्थानीय पवन अच्छे से पढ़ लो। तो लगभग 15 या 20 के आसपास स्थानीय पवन है, उनको आप गर्म और ठंड, यानी उष्णकटिबंधीय या टेम्परेट, और एक आपका ट्रॉपिकल, तो ये आपकी ट्रॉपिकल हो गई, एक टेम्परेट होती है, शीतोष्ण बोल सकते हो। तो इन जो है पवनों को अच्छे से पढ़ना है। लगभग 15-20 स्थानीय पवनें हैं, जैसे लू है, चिनूक है, फ़ौन है, मिस्ट्रल है, डॉप्टर है ना? हरमट्टन है। तो इस तरह की हवाओं को आपको पता होना चाहिए, अगली बार यूपीएससी फिर से पूछ ले। या इन यहाँ पे तो सीधा पूछा कि उनके पाए जाने वाले क्षेत्र, उनकी प्रकृति और जलवायु प्रभावों के आधार पर उनको तुलना करना है। तो अगली बार हो सकता है कुछ और पूछ ले, है ना? तो इस तरह से आपको तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत में जलवायु अनुकूल कृषि और खाद्य सुरक्षा को हासिल करने में उपग्रह आधारित तकनीकों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। कहने का मतलब कि आपको जलवायु अनुकूल, जिस तरह से क्लाइमेट या जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस आधार पे हमें जलवायु के अनुकूल कृषि करना, उसमें हमें क्या करना है, उपग्रह जो तकनीक है, सैटेलाइट तकनीक, उसका प्रयोग करके हमें कृषि और खाद्य सुरक्षा को हासिल करना है। क्योंकि अगर हमने पारंपरिक पद्धति अपनाई तो हो सकता है कि हम उतना उत्पादन नहीं कर पाएँ जितनी जनसंख्या की डिमांड है या जनसंख्या को चाहिए, है ना? तो अगर हमने जलवायु के अनुकूल चीज़ों को नहीं अपनाया और उसके उपयोग के लिए कैसे उपग्रह का या उपग्रह तकनीकी का प्रयोग नहीं किया, तो कहीं न कहीं खाद्य सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। आप भी देख रहे होंगे कि कई सारे देश, जैसे ईरान और अमेरिका का युद्ध हो गया, या रसिया या यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो दोनों के युद्ध के कारण खाद्य सुरक्षा मुख्य संकट पैदा हो गई है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जलवायु के अनुकूल ऐसी कृषि पद्धतियाँ अपनानी होंगी, या ऐसी कृषि पद्धतियाँ अपनाने की ज़रूरत है जिसके कारण हम खाद्य सुरक्षा या कृषि सुरक्षा में अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। तो उसमें उपग्रह आधारित तकनीकी की क्या भूमिका है, उसका विश्लेषण करना है आपको, है ना? आई थिंक आप प्रश्न समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा? वैश्विक व्यापार केंद्र अटलांटिक प्रदेश से हिंद प्रशांत या इंडो पैसिफिक प्रदेश की ओर धीरे-धीरे स्थानांतरित हो रहा है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें। मतलब कहने का, मैंने ऊपर अभी एक बार बताया भी आपको पहले, लेकिन फिर से बता देता हूँ। जैसे थोड़ा-सा मैप बनाते हैं, ठीक? ये आपका हो गया अमेरिका, ठीक है? यहाँ देखते हैं, देखिएगा, थोड़ा-सा मैप मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ये आपका हो गया अमेरिका वाला क्षेत्र, और इधर आपका ये आपका यूरोप वगैरह हो गया, और ये आपका ये अफ्रीका हो गया, ठीक है? ये वाला क्षेत्र। तो ये जो अटलांटिक महासागर है ना?
आपको पता होगा ये अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक महासागर से हिंद प्रशांत या हिंद इंडो पैसिफिक प्रदेश की ओर धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो आर्थिक गतिविधियाँ चलती थी, शिप का आना-जाना, है ना? वो अब धीरे-धीरे किधर शिफ्ट हो रहा है? पैसिफिक की तरफ। इधर आप देखोगे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की तरफ, ये धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है। इस कथन का परीक्षण करना है। कुल मिला के जो यहाँ गतिविधियाँ चलती थी, आर्थिक गतिविधियाँ या वैश्विक व्यापार की जो गतिविधियाँ चलती थी, वो अब धीरे-धीरे इधर शिफ्ट हो रही है। इस कथन का आपको परीक्षण करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या मेन कारण है ना? वो आपको लिखने हैं, ठीक? तो आई थिंक आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है? मैं यहाँ हटा देता हूँ थोड़ा-सा ताकि आपके पास ठीक? तो ये क्वेश्चन सिंपल था, कुछ ख़ास नहीं था। आसान भाषा में आसान तरीके से आप लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। भारत में मानव जन्य भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख कारक और उनके भौगोलिक परिणामों का विश्लेषण कीजिए। अभी मैंने ऊपर एक बार फिर से बताया था कि भूमि उपयोग परिवर्तन किस तरह से जो बदल रहा है, किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। तो मानव जन्य भूमि उपयोग का मतलब जैसे तीव्र शहरीकरण होना, है ना? तीव्र जो है आपका जंगल कटना और तेज़ी से औद्योगीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब है कि हम जंगल काट के कहीं उद्योग लगा रहे हैं, जंगल काट के हम खेती कर रहे हैं, जंगल काट के ही हम आवास बना रहे हैं। तो वो जो भूमि के परिवर्तन है उसमें प्रमुख कारक उनके भौगोलिक परिणाम क्या हो सकते हैं? अब इसके कारण जो भौगोलिक परिणाम आएँगे उसका विश्लेषण करना है। अब जैसे मान लीजिए अगर जंगल कम हो गए तो क्या होगा? आपका सबसे बड़ा खतरा तो होगा जलवायु परिवर्तन का। दूसरा, अगर जंगल काट कर के हमने शहर बसा दिए या जो बस्तियाँ बसा दी तो सबसे बड़ा संकट क्या होगा? हीट वेव। ये कह सकते हो जो कंक्रीट के जंगल जो तैयार होंगे उसके कारण वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पेड़-पौधे तो हमने लगाए नहीं। हमने क्या कर दिया, जो कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए उसमें हीट वेव, ये कह सकते हो अर्बन हीट वेव के आने की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण शहरी क्षेत्रों में जो अर्बन फ्लड की सिचुएशन है, कहने का मतलब शहरी बाढ़, आपने देखा होगा कि बेंगलुरु जैसे क्षेत्रों में अभी जैसे सूरत, ये कह सकते हो जो गुजरात का शहर है सूरत, वहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे दृश्य कि लगभग जो है 10-10 फीट पानी शहरों में भर गया है ना? तो वो स्थिति आपको तब देखने को मिलेगी जब आप भूमि उपयोग परिवर्तन या कह सकते हो एक तरीके से गलत तरीके से शहरीकरण किया, तीव्र शहरीकरण किया, कोई मानक नहीं अपनाया, तो वो भौगोलिक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, तो ऐसे ही आप उदाहरण देख मतलब सोच करके लिख सकते हो, ठीक है? तो ये पता रहना चाहिए क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं कि अच्छा ये चीज़ लिखा जा सकता है, ये चीज़ लिखा जा सकता है। अब जैसे मैंने बिल्कुल अभी सोचा कि सूरत में जो है बाढ़ आई, तो वहाँ बाढ़ आई तो क्या कारण था? कि हमने तीव्र शहरीकरण को अपनाया, जंगल काट दिए, भूमि का सही उपयोग किए नहीं, है ना? किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए शहर को बसाने या बनाने के लिए, वो पूरी व्यवस्था वहाँ दिखती नहीं है। अभी आपने कभी सुना कि चंडीगढ़ में कभी बाढ़ आई हो? मतलब एक नॉर्मली प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा एक शहर है या ऐसी मतलब क्षेत्र है जहाँ पे प्लानिंग के तहत पूरा शहर बसाया गया। तो वहाँ तो ना आपको जो है जल्दी कोई ऐसी घटना देखने को मिलेगी कि वहाँ पे बाढ़ आ गई या कोई जो है जलवायु का बहुत ज़्यादा उसमें इफ़ेक्ट पड़ गया या कोई शहर में ऐसी समस्या आ गई। तो जब प्लान के साथ कोई चीज़ बसाओगे तो वो आपको देखने को या उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपने उस पे गलत तरीके से चीज़ों को अपनाया, गलत तरीके से उस चीज़ को किया, तो उसके भौगोलिक परिणाम अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। तो मैंने मतलब एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि इस प्रश्न को किस तरह से सोच करके लिखा जा सकता था, है ना? क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है? आपको लगता है कि जो जाति व्यवस्था है वो शहरी क्षेत्रों में लुप्त हो रही है? जो हाईटेक सिटी है जैसे मुंबई हो गया या हैदराबाद हो गया, है ना? या क आपका दिल्ली हो गया, तो इन क्षेत्रों में जाति लुप्त हो रही है क्या? ये आपको बताना है, ठीक है? अपने उत्तर को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप दोनों चीज़ लिखोगे। पहले आपको क्या करना है, कुछ ऐसी बातें बतानी है जो सकारात्मक हो कि हाँ, जाति व्यवस्था लुप्त हो रही है। लेकिन उसी के साथ आपको नकारात्मक चीज़ें भी लिखनी है और फिर आपको नीचे सुझाव देना है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न लिखना पड़ेगा 250 शब्दों में, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कि समकालीन भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण की चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कि जनसांख्यिकी संक्रमण ये कह सकते हो जो जनसंख्या का शिफ्ट है, कि किस तरह से चेंज हो रही है जनसंख्या। देखते होगे ना समाज में बच्चे अब ये भी देख रहे हो कि जन्म दर जो है बहुत कम हो गई है। जो आदर्श जन्म दर है वो 2.1 होना चाहिए। मतलब प्रति परिवार जो है 2.1 बच्चे होने चाहिए। मतलब अगर आप मोटा-मोटा देखो कि 1000 लोगों में लगभग-लगभग 21 बच्चे होने ही चाहिए, मतलब 1000 लोगों में। तो वो जन्म दर इतनी है नहीं। मतलब यहाँ देखोगे कि दक्षिण प्रदेश है वहाँ पे 1.9 के आस-पास जन्म दर चल रही है, ठीक है? और उत्तर भारत में 2.2 के आस-पास चल रही है, तो मोटा-मोटा 2.1 के आस-पास है, लेकिन अब लोग जो क्या कर रहे हैं, अब जन्म दर वैसे भी कम हो रही है, उसका मुख्य कारण क्या है?
कि एक तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि युवाओं को रोज़गार की जो व्यवस्थाएँ हैं वो समय से नहीं मिल रही हैं, तो वो बहुत बड़ा कारण हो गया, है ना? और इसके अलावा अन्य कारण भी हैं। तो ये कारण आप लिख सकते हो और इसके कारण क्या हो रहा है, जनसांख्यिकी संक्रमण आपको देखने को मिलेगा कि जो है एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपको बूढ़े ज़्यादा दिखेंगे और नौजवान या युवा कम दिखेंगे। तो वो चुनौतियाँ हैं, वो चुनौतियों का आपको परीक्षण करना है। इसको आप जो है इंडियन सोसाइटी से जोड़ कर के प्रश्न को लिख सकते हो आसान भाषा में। और जनसांख्यिकी संक्रमण होता क्या है, आप इंडियन सोसाइटी की पुस्तक उठाओ, ये एनसीईआरटी की जो है पुस्तक उठाओ क्लास 11th वाली समाज शास्त्र की। वहाँ पे आपको जनसांख्यिकी संक्रमण देखने को मिल जाएगा कि होता क्या है, ठीक है? तो पहले तो इसको समझो अच्छे से कि क्या होता है और फिर इसकी चुनौतियाँ क्या-क्या हैं वो समझना है ना? अगला है सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय युवाओं पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के संदर्भ में भारतीय युवाओं पर ग्लोबलाइज़ेशन के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। तो ग्लोबलाइज़ेशन का भारतीय युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है? वो सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा है? जैसे सांस्कृतिक स्तर पे देखोगे तो भारतीय युवा क्या करने लगे हैं आजकल बहुत ज़्यादा फैशन, बहुत ज़्यादा जो है वेस्टर्न कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ग्लोबलाइज़ेशन ही का तो प्रभाव पड़ा है। आर्थिक स्तर पे देखोगे तो आर्थिक स्तर पे हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे एक अच्छी गाड़ी, ये कह सकते हो कि जो जिस तरह से अमेरिका में लोग जो है खाने का बिज़नेस करते हैं, उस तरह से हम यहाँ बिज़नेस करें। तो वो कहीं न कहीं ग्लोबलाइज़ेशन का ही प्रभाव पड़ा है। आप अगर आज ज़ोमैटो, स्विगी देखते हो, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो वैश्वीकरण के कारण ही भारत में वो चीज़ दिखती है कि युवा इस तरफ शिफ्ट हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करना, राजनीतिक स्तर पे देखोगे, तो राजनीतिक स्तर पे आप पॉलिटिकल क्षेत्र में भी देख सकते हो और मतलब प्रशासन में भी देख सकते हो। सामाजिक क्षेत्र में देखना चाहो, तो समाज में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं। लोग जो है आपस में देखते हो पहले भारत में क्या था? जॉइंट फैमिली थी, अब एकल परिवार होता जा रहा है। तो ये सब आपको प्रभाव दिखेंगे, ये भी आपका इंडियन सोसाइटी से जुड़ जाएगा प्रश्न, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 इंडियन सोसाइटी से संबंधित प्रश्न था। मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई थिंक आप चीज़ें समझ गए होंगे। फिर हम लोग जो है जीएस 2 को डिस्कशन करने के लिए आएँगे। तब तक के लिए दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को देख कर के समझिए और सीखिए, ठीक है? और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा ये जो इनिशिएटिव है या ये जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम आपको अच्छे से समझा पाए या नहीं समझा पाए, ठीक है? तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।